नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट यानी शांति समझौते की बात करने वाले हैं जिसने आते ही तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब ये ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। मेरा मतलब है, ये एक ऐसा डिप्लोमैटिक डेडलॉक बन चुका है जिसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, द अनरैवलिंग पीस डील। दूसरा, पासिंग द पॉलिटिकल बक। तीसरा, ईरान्स स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम। और आखिर में, ट्रैप्ड इन द मिडल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द अनरैवलिंग पीस डील यानी बिखरता समझौता। अगर इस पूरी सिचुएशन को मुझे सिर्फ एक लाइन में समझाना होना, तो ये एक मेमो ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियों का पुलिंदा बन चुका है। ऑफिशियली तो इसे मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो बिल्कुल अलग है। जिसे एक ऐसा शुरुआती समझौता बताया जा रहा था जो आगे 60 दिन की बातचीत का रास्ता साफ करेगा, वो अब बुरी तरह उलझ चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान का नजरिया, जो एक दूसरे से बिल्कुल एकदम 180 डिग्री अलग है। अब देखिए, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल बयान और असली कूटनीतिक हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जेडी वैंस का स्विट्जरलैंड का दौरा लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज या तकनीकी दिक्कतों की वजह से कैंसिल हो गया। सुनने में तो काफी नॉर्मल लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच तो यह है कि दोनों देशों के बीच मतभेद इतने ज्यादा गहरे हो चुके हैं कि स्विट्जरलैंड में एक ही टेबल पर बैठकर बात करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पासिंग द पॉलिटिकल बक यानी राजनीतिक जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालना। अमेरिका के अंदर खासकर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस बिखरती हुई डील को एक थंपिंग विक्ट्री यानी एक शानदार जीत की तरह पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि देखिए, तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। बेसिकली उनका पूरा फोकस आने वाले घरेलू चुनावों पर शिफ्ट हो रहा है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि ये डील ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की डील से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सब उस युद्ध से बाहर निकलने की एक छटपटाहट ज्यादा लगती है, जो शुरू तो हो गया लेकिन अब कंट्रोल से बाहर है। इस सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन की डेलीगेशन स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट एकदम शीशे की तरह साफ है। जेडी वैंस को जानबूझकर इस पूरे मुद्दे का मुख्य चेहरा बनाया गया है। क्यों? ताकि पॉलिटिकल रिस्क को एकदम साइडलाइन किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में साफ कहा था कि अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती हैं तो जाहिर है क्रेडिट उनका होगा, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है और डील पूरी तरह बिखर जाती है तो इसका पूरा का पूरा ठीकरा जेडी वैंस के सिर फूटेगा। तो इस सब का लब्बो-लुबाब क्या है? यही कि एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट गोल किसी भी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट से जल्दी बाहर आना है। उनका सारा फोकस अब बस आने वाले डोमेस्टिक इलेक्शंस पर है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए ये युद्ध अब रियर व्यू मिरर में पीछे छूटती हुई तस्वीर बन गया है और उनका आगे का पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी की तरफ जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, ईरान स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम यानी ईरान की कड़ी शर्तें। यहाँ हमें अमेरिका और ईरान दोनों के अलग अलग नजरिए को समझना होगा। अमेरिका सोच रहा है कि ये डील उनके लिए एक कूटनीतिक जीत है और इससे 60 दिनों की बातचीत का रास्ता खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्यूजल। इन दोनों की सोच में इतना बड़ा अंतर देखकर ही समझ आ जाता है कि इस शुरुआती डील में म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी भरोसे जैसी कोई चीज है ही नहीं। और असलियत ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स का बहाना बनाया और बात खत्म हो गई। असल में ईरान के नेगोशिएटर्स ने सीधे तौर पर मुंह पर कह दिया था कि हम स्विट्जरलैंड नहीं आएंगे। उन्होंने इन बातचीत में शामिल होने से सपाट इनकार कर दिया और बस यहीं से ये पूरा कूटनीतिक प्रोसेस एक बहुत ही गहरे डेडलॉक या कह लीजिए एक बंद गली में फंस गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान ने इतना सख्त कदम उठाया क्यों? इसका जवाब छुपा है ईरान की उस रेड लाइन में जिसे पार करना उनके लिए नामुमकिन है। एक हिजबुल्लाह से जुड़े अल्बी न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के लगातार चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर ईरान का रवैया जीरो टॉलरेंस का है, खासकर उन हमलों को लेकर जो लेबनान में किए जा रहे हैं। ईरान की शर्त एकदम साफ है, जब तक ये हमले नहीं रुकते किसी भी तरह की कोई डील नहीं होगी।
कूटनीतिक भरोसा कायम करने के लिए इन मिलिट्री ऑपरेशंस का रुकना अब उनके लिए एक एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट यानी सबसे पहली और अनिवार्य शर्त बन चुकी है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन पर, ट्रैप्ड इन द मिडल यानी बीच में फंसा अमेरिका। अब जमीनी हकीकत देखिए। इजराइल की तरफ से लेबनान में लगातार हमले जारी हैं। एक तरफ ईरान अड़ा है कि हमले रुकने पर ही बात होगी और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बिना रुके अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रही है। अब सोचिए इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? सीधे वॉशिंगटन पर। ये लगातार हो रहे हमले अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और राजनीतिक तनाव पैदा कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त पब्लिक और डिप्लोमैटिक दोनों ही मोर्चों पर बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। वॉशिंगटन की इस हताशा को जेडी वेंस का एक बहुत ही सख्त बयान पूरी तरह से बयां करता है। उन्होंने कहा, अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो शायद मैं पूरी दुनिया में बचे अपने एकमात्र सबसे शक्तिशाली सहयोगी पर हमला नहीं कर रहा होता। अब देखिए, यहां सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये दिखाता है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ही सहयोगी की मौजूदा मिलिट्री पॉलिसीज से किस हद तक एक्सपैस्परेटेड यानी निराश और परेशान हो चुका है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल भूल भुलैया का निष्कर्ष क्या निकलता है? सीधी सी बात है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस चुका है। एक तरफ वो अपने ही सहयोगी इजराइल को ऑपरेशंस रोकने के लिए मना नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इस शांति समझौते को फाइनल करके अपनी उस एग्जिट स्ट्रैटेजी को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें चुनाव के इस माहौल में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। जब एक तरफ ईरान ने अपनी शर्तें पूरी हुए बिना बातचीत करने से साफ मना कर दिया है और दूसरी तरफ इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने से इनकार कर दिया है, तो क्या ये कूटनीतिक डेडलॉक कभी टूट पाएगा? सच कहूं तो इस चक्रव्यूह का कोई आसान समाधान नहीं दिख रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको गहराई से सोचना होगा, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल भविष्य को बदलकर रख सकता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।